नमस्कार। आज हम गांधी के उस नगरी में हैं जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, चंपारण। यह चंपारण की भूमि है। आज उसी चंपारण की भूमि में हम बैठे हुए हैं बुलेट न्यूज इंडिया के साथ। आज हमारे कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं। अगर हम आपका परिचय कराएं तो सबसे पहले सीपीआईएम बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव जी हैं। सीटू जिला अध्यक्ष बीके नरूला जी हैं। सीटू जिला उपाध्यक्ष पश्चिम चंपारण से प्रकाश कुमार वर्मा जी हैं। और सीटू के जिला सचिव शंकर कुमार राव जी हैं। आप सबों का बुलेट न्यूज इंडिया परिवार में हार्दिक स्वागत है और काफी खुशी है कि आज दिल्ली से चल करके आप लोगों के पास मुझे आने का मौका मिला और आपने हमें समय दिया। शायद आपसे कुछ बात निकल कर हमारे दर्शकों तक जाएगी, उनकी भी समस्या का समाधान होगा। कुछ उनकी त्रुटि है, उसका समाधान भी यहां से निकल करके आएगा। प्रभुराज की सबसे बड़ी चीज है केरल सरकार, अभी अहम मुद्दा बना हुआ है। केरल सरकार पर ईडी का दबाव पड़ रहा है, जिस कारण से केंद्र सरकार से तकरार भी हो रही है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपको और बुलेट न्यूज चैनल को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। रही बात केरल, एक बहुत ही अभी मौजूद सवाल है आपने उठाया है। आपको पता है कि जब देश को आजादी हासिल हुई 1947 में, तो कांग्रेस की हुकूमत बनी देश में और 1957 में ही पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी केरल में। और वो सरकार नेहरू जी के जमाने में, उनको भी ये बात रास नहीं आई थी। और 1957 की सरकार को 1959 में नेहरू जी ने विधानसभा मतलब कि राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया। और इस तरीके से हमेशा हर 5 साल पर वहां पर सीपीएम और महामोर्चे की सरकार जो है वो आती रही। पिछले दिनों आपने देखा कि 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सीपीआईएम के नेतृत्व में ज्योति बसु के नेतृत्व में कई सरकारें चली। 20 साल से ज्यादा हम त्रिपुरा में सरकार चलाए, लेकिन हिंदुस्तान की किसी भी एजेंसी के द्वारा लाख प्रयास के बावजूद भी, कांग्रेस प्रयास किया हो या भाजपा के सरकारों, एक भी कहीं विधायक, मिनिस्टर की बात तो दूर की रही, एक विधायक पर भी कोई एलिगेशन हमारे सामने भ्रष्टाचार का नहीं है। और आप देख रहे हैं कि 5 साल की सरकार नहीं बनती है, 2 साल 2.5 साल की सरकार बनती है, तो पूरा भ्रष्टाचार में सारी सरकारें लिप्त रहती है। आज हमारे ऊपर जिस तरीके से ये हमले मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री केरल के कॉमरेड इसाक को एक टारगेट बनाने का प्रयास किया गया है। और इस तरीके का प्रयास पिछले बार भी इन लोगों ने किया। लेकिन मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ती है, मजदूरों की लड़ाई लड़ती है, किसानों की लड़ाई लड़ती है और राज सत्ता से उसको कोई मोह नहीं है। भारतीय संविधान के तहत जो भी सुविधाएं हो सकती है वो आम जनता के लिए करती है। और एक भी आज तक कोई हमारे ऊपर एलिगेशन भ्रष्टाचार कर नहीं लगा। इसलिए इनके भ्रष्टाचार के ईडी के जाने से और हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने से हमारे सेहत पर कोई फर्क नहीं। ईडी का ये शिकंजा कसना और आप जैसे वार कर रहे हैं या बता रहे हैं कि केंद्र सरकार का है, इसमें कारण क्या हो रहा है? इसमें कारण यही हो रहा है कि आज केंद्र सरकार जो है वो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक घटक, एक ब्रांच के रूप में ईडी काम कर रही है। और आज केंद्र की मोदी सरकार जो है वो समझ चुका है कि ये सबसे बड़ा हमारा हथियार है विपक्ष को कटघरे में खड़े करने का और ये साबित करने का कि सारा का सारा विपक्ष भ्रष्टाचारी है
और इनका वॉशिंग मशीन जो है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसमें चला जाता है वो पाक साफ हो जाता है। वही एक सबसे सच्चे और ईमानदार लोग हैं। जो ईडी का जो सवाल है वो तो इस तरीके से ईडी को हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह है कि केंद्रीय सरकार जो है, मोदी सरकार, इस तरह का सवाल नहीं है। सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है, केंद्र और राज्य का जो संबंध है, आज उस संबंध के तहत केंद्र से जो राज्य सरकार को मिलने वाले जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी कोष है, उस सारे कोष और सुविधाओं को रोका जा रहा है। केरल सरकार को नहीं दे रही है, जिससे कि केरल सरकार अपनी जनता के लिए कुछ काम कर सके। और आज एक वक्त था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को यूनाइट करके पंडित ज्योति बसु के जमाने में और केंद्र की सरकार से, इंदिरा गांधी की सरकार से हम लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज जिस तरीके से ईडी को लेकर और चारों तरफ विपक्ष को इन्होंने जिस तरीके से टेरराइज किया है, आतंक के रूप में माहौल बना दिया है, इससे हम यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष को। और हमारी केरल सरकार को जो ये डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, उनको जो फंड मिलने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हम इसका तीखे शब्दों में विरोध कर रहे हैं। और आगामी 8 तारीख को हम परसों हिंदुस्तान के हर राज्यों के राजभवन पर इसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। और राज्यपाल के माध्यम से हम मोदी सरकार को ये आश्वस्त करेंगे कि आप केरल के जो भी सुविधाएं हैं, केरल को जो भी मिलने वाले फंड है, आप अविलंब दीजिए। और नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में केरल के समर्थन में हमारी पार्टी जो है वो अभियान चलाएगी और आपकी सरकार को धराशायी करने तक लगातार हम अपने अभियान को जारी रखेंगे। वर्मा जी, एक चीज बताएं मुझे, अभी जो इन्होंने बताया केरल में ही ये समस्या नहीं है। पिछले दिनों राजद के जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे लालू प्रसाद यादव जी, इनके पूरे परिवार के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा गया। जिस दिन इनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बीजेपी सत्ता में आई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली केंद्र की जो सरकार है भाजपा, जिस पाठशाला की वो उपज है, उसमें तानाशाही, डिक्टेटरशिप अनायास उसके साथ चले जाते हैं। स्वभाव में उसके स्वाभाविक रूप से वो अपने विपक्षियों को, अपोजिट पार्टियां जितने भी हैं, उन्हें सहन नहीं कर पाती। जो उनके हां में हां मिलाता है, उसी के लिए ठीक है। हमारे साथी ने कहा कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी और आरएसएस माइंडेड लोगों के लिए। आज शासन का दुरुपयोग, जो स्वयं शासित संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए विपक्षी पार्टियों को तमो तबाह करना और झूठ फरेब मनगढ़ंत आरोप करके जनता के सामने वो केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करने की तरफ उनका ध्यान न जाकर अपने सेफ्टी की तरफ सोचे, इसी भावना के तहत ये कार्य हो रहा है। जहां तक हमारी पार्टी का बात है, तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि दोनों ही पैरेलल लाइन है, करप्शन और कम्युनिज्म। एक कम्युनिस्ट और करप्शन का जहां तक सवाल है, तो वो इनफाइनाइट तक, अनंत तक कभी मेल नहीं हो सकती। हमारी जो एक कम्युनिस्ट जिस पाठशाला से उपज, जिस पाठशाला से निकलता है, वहां सबसे पहले इतिहास गवाह है। पहले गैर कांग्रेसी सरकार जो केरल में बनी 1957 में, वहां से लेकर के त्रिपुरा में, केरला में इतने दिनों तक हमने शासन किए। मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तो दूर, एक विधायक पर कभी करप्शन की अंगुली कभी नहीं उठी। ऐसे परिवेश में वर्तमान सरकार हमारी केवल और केवल निहित स्वार्थ के लिए जो गरीब, मजदूर, किसान विरोधी उसके कार्य है, सबसे बढ़ चढ़कर
कम्युनिस्ट पार्टी अपना झंडा बुलंद करती है, बढ़ चढ़कर हम उसका विरोध करते हैं केंद्र सरकार का, और इसी से वो अपना ये जो उसके ये एजेंडे हैं, उसके जो तंत्र है, उनका दुरुपयोग मात्र हमें परेशान करने के नियत से कर रहे हैं। नहीं, अभी जो आरोप लगा है लालू प्रसाद यादव पर जमीन घोटाले का, क्या यह सच है कि उन्होंने जमीन घोटाला किया है? घोटाला किया है नहीं किया है? जब लालू प्रसाद यादव का घोटाला, देखिए कि रेल मिनिस्टर थे, जब जब चुनाव आते हैं बिहार में या सेंटर में, जब चुनाव आते हैं तभी ये सारे घोटाले लालू प्रसाद और उनके परिवार पे शुरू होते हैं। और जब चुनाव, स्वाभाविक है कि बिहार में ये तो मानना ही पड़ेगा कि लालू प्रसाद का आम जन में पैठ है। इस पैठ से भयाक्रांत होकर भाजपा और उसके दल चुनाव के इन वक्त उनके परिवार को परेशान करने की नियत से ये सब कार्रवाइयां कर रहे हैं। शंकरराव जी, आपसे एक छोटा सा सवाल होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, बिहार के जस्ट बगल में झारखंड है, वहां भी रातों रात सत्ता परिवर्तन हो रही है। आखिर इसका कारण क्या हो रहा है? मैं सीटू की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ। और इस संदर्भ में हमारी यही सोच है कि केंद्र की सरकार विपक्षी सरकारों के विरुद्ध वो लगातार हमले कर रही है। विधायक को तोड़कर, चाहे जैसे भी हो, वो सरकार ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से वो सरकार को गिराना चाहती है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सरकार को गुजरात ले जाया गया, फिर उसके बाद आसाम ले जाया गया, और इस तरीके से वहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार को इन लोगों ने गिराने का काम किया। जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की ये एक समझ थी कि वहाँ के जो राज्यपाल है वो गलत कार्रवाई उन्होंने किया, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना की सरकार गिरी। और भाजपा का ये मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो विपक्ष में सरकारें हैं, या तो हम वहाँ सरकार में रहें या विपक्ष सरकार में नहीं रहे। इसके लिए भाजपा अपने तंत्र का इस्तेमाल करती है, जो हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए खतरा है। नहीं, हम चलिए, भाजपा एक अलग मुद्दा होता है महाराष्ट्र के लिए, लेकिन आपने जिस समय उद्धव ठाकरे की सरकार वहां चल रही थी, उस समय आपने देखा था बिहारी भगाओ आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन कम से कम इस सरकार में तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बिहारी वहां शान से काम कर रहे हैं, बिहार के रहने वाले वहां शान से रह रहे हैं, फिर गलत कैसे कहें इसे? देखिए, हमारी पार्टी की समझ है, भाषा, क्षेत्र, क्षेत्रीय जो लड़ाइयां हैं, उनके समर्थन में हमारी पार्टी कभी नहीं रही है। यद्यपि महाराष्ट्र की सरकार बिहारियों या अदर राज्य के नहीं, समर्थन की बात हम नहीं कर रहे हैं जी, हम ये बात कर रहे हैं कि बिहारी भगाओ जो आंदोलन वहां चल रहा था महाराष्ट्र में, जिस समय ठाकरे साहब का प्रतिनिधित्व था, मुख्यमंत्री ठाकरे साहब थे, लेकिन आज वहां सत्ता परिवर्तन होने के बाद शिवसेना की ही सरकार चल रही है, शिवसेना की ही सरकार चल रही है, तो कम से कम बिहारी वहां चैन से तो हैं, बिहार वाले चैन से तो हैं। देखिए, इस तरह के किसी भी आंदोलन को हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है, या वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार। ठीक है। नरेंद्र साहब, चलिए, आपने बिहार का भी हमने सुना, झारखंड का भी सुना, महाराष्ट्र का भी सुना, लेकिन केरला की जो स्थिति अभी बन रही है वो बहुत निंदनीय है। केरला में किस तरह की सरकार होनी चाहिए और किस तरह से ये चाह रहा है करना? आपके सवाल पर मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले जो सवाल आपने संकट जी से पूछा, हाँ, वो
महाराष्ट्र के तले थी, क्या हो रहा था। ये स्पष्ट है कि जिस समय उद्धव की सरकार चल रही थी, तो वो जो बिहारी भगाओ आंदोलन चला रहे थे वो भाजपा के लोग थे, और वो एक और पार्टी है जो इनसे उद्धव से अलग होके बनाया गया, वो दोनों मिलके शिंदे गुट नहीं, उनके भाई जो क्या गुट है, राज ठाकरे की जो मानव क्या एकदम पार्टी है वो मन से और भाजपा, ये दोनों मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे थे वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए। आज वो सत्ता में तो वो आंदोलन बंद है। ये तो पहले भी देखा गया है कि जैसे आप बोलते हैं कि यूपी में दंगे नहीं करते थे, ये तो साफ कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम नहीं जीतेंगे तो यहाँ दंगे हो, तो मतलब हम दंगा कराने वाले लोग हैं। ये तो परिस्थिति है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। नहीं, अब हम केरल पे बात कर रहे हैं। केरल पे जो आपने सवाल किया, हम उस पे आते हैं कि देखिए, भाजपा शासित सरकार है और ये एनडीए की सरकार जो है ये चाहती है कि कोई विपक्ष नहीं है। जहां जहां विपक्षों की सरकार है वहां पर ईडी और धनबल, इस दोनों का विष तैयार किया है इन्होंने, और उस विष के द्वारा वहां विष फैला के तोड़ने का काम, खत्म करने का काम करते हैं। केरल में उनका नहीं चल रहा, केरल में उनकी नहीं चल रही, और केरल से उनको सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए है कि केरल जिस राह पे चल रहा है, केरल ने जो अपनी जनता के लिए किया, कोरोना से लेकर उसके बाद से उसमें शिक्षा की बात को देखिए, कहाँ है शिक्षा की स्थिति, कहाँ है वहाँ एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, कहाँ वहाँ मिनिमम वेज कितना देती है। इन सभी चीजों को आप अगर देखेंगे और हर पैमाने पर जब वहाँ मानव इंडेक्स के पैमाने पर वहाँ के व्यवस्था को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में भी इतनी अच्छी व्यवस्था, इस सीमित जो उनके पास साधन है, उस सीमित साधन के बावजूद वो कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। ये जो उनकी राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक सोच है, समझ है, ये जो है वो उनके खिलाफ जाता है। नहीं, जैसा राव साहब ने मुझे बताया कि केरल में जो सरकार चल रही है उसे केंद्र सरकार से सहयोग ना के बराबर हो रहा है। ये इधर की बात है, जब उन्होंने देखा कि हर इंडेक्स में ये आगे जा रहा है, गुजरात से आगे जा रहा है, जो अपने को गुजरात मॉडल बोलते हैं, उससे आगे जा रहा है। उनके शासित हरेक मध्य प्रदेश वगैरह जो उनकी शासित देश है, प्रदेश है, उनसे आगे जा रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार के आंकड़ों से भी उसके आंकड़े अच्छे जा रहे हैं। ये तो आंकड़े मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ आंकड़े मैनिपुलेट नहीं होते, इसके बावजूद वहाँ इतना लोग बढ़ाई कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई पे वो स्टेट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई। और दूसरा, वहां सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद इनको एक सीट तक नहीं मिलती। सब तरह का आंदोलन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लोग इनके बहकावे में नहीं आते। तो वो किसी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही है। वो काम नहीं कर सके इसलिए अड़चने लगा रही है। वो खाली केरल के साथ थोड़ी है, आप दिल्ली सरकार को भी देख लो, उनको काम करने नहीं देने के लिए वो कैसे अपना गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। प्रहलाद जी, और केरल में आपने देखा होगा कि जितने भी जनपक्षीय कानून उन्होंने बनाए हैं, वो सारे के सारे गवर्नर ने अपने पास रख लिए। बहुत दबाव पड़ने पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने पर एक कानून को पास किया, बाकी के सारे कानून भेज दिए राष्ट्रपति के पास। पूरी की पूरी कैबिनेट केरल की आ रही है राष्ट्रपति भवन पे धरना देने के लिए कि हमारे जितने कानून हैं उनको पास करवा। ये परिस्थिति बनी हुई है। एक देश में एक स्टेट सेंटर से लड़ रहा है, ये किसी भी तरह से फेडरलिज्म के खिलाफ है और इसका मुखालफत होनी चाहिए। और हमारी पार्टी पूरे देश में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। 8 तारीख को जैसे उन्होंने बताया, हम पटना में भी राजभवन पे घेराव। उत्तर भारत में लगभग बीजेपी शासित चल रहा है,
लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा क्या कारण है कि इनका एक भी सीट नहीं आ पा रहा? देखिए, पहली बात तो ये कि केरल पर अभी थोड़ा सा लोग समझ लेंगे। केरल की जो स्थिति है वो एक केरल, इसी में तो केरल भी आ रहा है, दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत नहीं आ रहा है। शुरू में केरल से कर रहा हूँ कि बात सही है कि केरल में अभी तक एक भी पार्लियामेंट सीट आजादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी या फिर जनसंघ पार्टी दक्षिण की स्थापना एक भी सीट इनको आज तक नहीं मिला है। दूसरी बात ये कहना हम चाहते हैं कि आज केरल की स्थिति जो है वो एक मॉडल बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में, और वो मॉडल ये है कि आज सबसे मिनिमम वेज जो है वो 600 रुपया वो दे रही है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। दूसरी बात है कि इन्होंने, मोदी सरकार ने एमएसपी दिया धान का 2165 रुपया प्रति क्विंटल, केरल सरकार 2880 रुपये प्रति क्विंटल वहां दे रही है, कोई तुलना नहीं। और इस तरीके से केरल जो सरकार जो है वो राशनिंग व्यवस्था जो उसकी है, 14 किस्म की चीजें, खाने की आवश्यकता की चीजें राशन के माध्यम से वो देती है, जिसमें तेल, साबुन, नमक, सारी चीजें उसमें मिलता है। इसीलिए केरल से इनका कहीं कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। और इन लोगों को ये बात चिढ़ है कि 100% लिटरेसी जिस केरल में है, इनकी जितनी भी राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहीं भी उस तरह की लिटरेसी नहीं। ये साफ साफ बताता है कि केरल जनता के प्रति कितना प्रतिबद्ध है वहां की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की बात होती थी। और ये लोग कितने लुटेरे लोग हैं कि आज जो सुविधा केरल दे रही है, जिसके सारे पैसे रोके जा रहे हैं, सेंटर से जो पैसे उसको मिलने हैं टैक्स के रूप में, जो जीएसटी के पैसे उसको मिलने हैं, वो सारे पैसे मोदी सरकार रोक रही है, नहीं दे रही है। इसलिए कि किसी तरीके से केरल जो है वो सरकार धराशायी हो जाए, वो सरकार पैसे के अभाव में उसका भी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाए, महंगाई वहां बढ़ती जाए। ये इनकी सोच है जिसके खिलाफ में आज हम अभियान चलाने के लिए मजबूर हुए। दूसरी बात है कि साउथ में आपने कहा तो ये क्षेत्रवाद का जो राजनीति जो है इस देश में, हम तो मानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में एक नहीं अनंत राष्ट्रीय भाषाएं हैं, हर राज्यों की अलग अलग राष्ट्रीय भाषाएं हैं। केरल में अगर मलयालम है तो तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल भाषा जो है, तो इस तरीके से राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं उस आधार पर वहां का सारा चीज जो है व्यवस्था है। हिंदी को इन्होंने लगातार रोकने का प्रयास किया पिछले, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा साबित करने का प्रयास किया, जिसके चलते ये वहां पर आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी बात है कि वहां इस तरह का जो स्रोत जो है धर्म के नाम पर जो लोगों को संगठित करने का काम, वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां इंडस्ट्री की बात होती है, वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाने की बात होती है, जहां ये नहीं कर पाते हैं। तो इनकी सोच में और दूसरे राज्यों की सोच में बहुत अंतर है। यही कारण है कि ये वहां पर अपने व्यापक जो प्रभाव है, जिस तरीके से हिंदी क्षेत्र में ये हिंदी पट्टी में अपना फैला रहे हैं, वहां नहीं फैलाते। अभी देखिए ना, राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जय श्री राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आज गए थे केरला के चुनाव के बाद, कर्नाटका में चुनाव हुआ उसमें गए थे मोदी साहब, और वहां पर इन्होंने इशू क्या उठाया, बजरंग बली के नाम पर आप वोट दिए। और बजरंग बली का तमाम विधानसभा चुनावों में जाकर जो उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद भी वहां की जनता ने नकार दिया कि नहीं, बजरंग बली के नाम पर हम वोट नहीं देंगे, राम के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम कास्ट क्षमता के नाम पर वोट देंगे। इस तरीके से अंतर है हिंदी पट्टी के और जो दक्षिण के जो काफी प्रोग्रेसिव लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, इन दोनों में मूलभूत अंतर है। आज क्या हुआ, कल बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, और कहा है कि भगवान राम के नाम पर ये बजट जो है उत्तर प्रदेश का समर्पित कर रहे हैं। क्या बेवकूफ बनाने की सब दिशा है, ये योजना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है, यहाँ पर लिटरेसी बहुत कम है, लोग समझ नहीं पाते हैं अपनी वजूद को, अपनी चेतना को समझ नहीं पाते हैं। और जब तक केरल की सरकार ने यही कहा, और हम यही जानते हैं कि हमारी सरकार अगर बनती जाएगी जहां जहां, बंगाल में हमारी सरकार बनी 96% लिटरेसी लाई, त्रिपुरा में हमारी सरकार बनी 100% लिटरेसी हम लाई। हम जहां भी सरकार बनाते हैं, हमारी सोच है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, और जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार को समझने लगेंगे, और जब समझने लगेंगे तो किसी का छलावा और इस तरीके के भटकाव का शिकार वो नहीं होंगे। नहीं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की हम बात करते हैं। दक्षिण भारत की एजुकेशन अगर देखें तो हर घर घर में है। एजुकेशन के मामले में दक्षिण भारत पूरे इंडिया में नंबर 1 है, भारत में नंबर 1 है। लेकिन ऐसी क्या घटना है कि उत्तर भारत में ये सक्सेस नहीं हो रहा है? वही तो मैंने कहा कि यहाँ जो दोनों में अंतर ये हुआ
कि यहाँ धर्म के नाम पर ज्यादा असर पड़ा लोगों के अंदर में। यहाँ पर उस तरीके की सरकारें नहीं बनी जो विचारधारा वैज्ञानिक सोच रखती है, उनकी सरकारें यहाँ नहीं बनी। अगर उनकी सरकारें इस हिंदी जोन में बनी रहती तो एक उदाहरण के रूप में सामने आता, और वहाँ दक्षिण के इलाके में वो सरकारें बनी तो वैज्ञानिक दृष्टि से काम करने वाले लोग थे। यही मूल फर्क है कि अध्यात्म के नाम पर और विज्ञान के नाम पर जो ये कंसेप्ट है लोगों के बीच में, तो दक्षिण भारत में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है और उत्तर भारत में अध्यात्म के नाम पर लोगों को अंदर में कंसंट्रेशन किया जाता है, और यही कारण है कि हमारा विकास उत्तर का नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि बजट जो है 1957 में जब केरला में सरकार जो बनी थी मस्त है, तो केरला की सरकार ने यह कहा कि बजट का हम 26% हिस्सा बजट का शिक्षा पर खर्च करें, जबकि आज तक हिंदुस्तान की जो सरकार है बजट का 4% शिक्षा पर खर्च नहीं करती, 3.7% से ज्यादा वो बजट का खर्च नहीं करती। लेकिन केरला की सरकार ने 1957 में ही बजट का 26% हिस्सा खर्चा किया शिक्षा पर। यही कारण है कि सबसे पहले लिटरेसी केरला में ऐसे ही तो नहीं हो गई, और आज लगातार शिक्षा पर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है वैज्ञानिक परिवेश में। और यहाँ की सरकार बजट जो है शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं बजट में रखती है, वो किसी तरीके से शिक्षा को कम से कम हासिल कराया लोगों को, वो स्कूल बनी हुई है, किसी तरीके से लोगों को रोजगार मुखी जो शिक्षा है वो नहीं दिया जाए, ये सोच बनी हुई है। तकनीकी शिक्षा लोगों को नहीं हासिल हो, ये सोच बनी हुई है, और लोगों को भटकाव के शिकार बनाने का ही ये लगातार काम कर रहे हैं। मैकाले की वही पुरानी शिक्षा नीति को ही इधर उधर करके ये बढ़ा रहे हैं, और इसलिए आज उत्तर भारत का जो स्थिति है वो इतना देखते हैं। चलिए, बात तो हम और भी करते हैं, लेकिन समय की अभाव है। शंकर राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बुलेट न्यूज इंडिया पे आता है। साथ में प्रभुराज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। नरुला साहब, दिल से आपको बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारे वर्मा जी, प्रकाश जी हैं, इनको भी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भी खबर दिखाएंगे, हकीकत रूबरू करके खोलेंगे एक एक का पर्दा, बिना रुके बिना टूटे। नमस्कार।